बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये मेकअप क्लास है जो हमारी 2-3 क्लासें मिस हुई हैं, उनमें से एक है इंशाल्लाह। बाकी भी सारा अल्लाह ताला सब खैरियत रखे कवर होता जाएगा। तो मुझे कोई हैंड रेज करके ये बता दें कि मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? एनीवन? जी अहमद शाह, आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर ठीक है बस। और तस्वीर के बारे में क्या ख्याल है? जी सर ठीक, अच्छे लग रहे हैं आप। चलो थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा जी, उधर ही रहना था यार ज़रा। हाँ जी, चैप्टर नंबर 1 में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको दिए थे करने के लिए। इफ़ एनीबॉडी हैज़ एनी क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है, वरना फिर हम आगे चलें चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। जी हसन गुल। हसन गुल क्या कह रहा है जी, देखें जरा। सर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 11 नहीं समझ में आया एमसीक्यूज में, ऑप्शंस का शायद नहीं क्लियर हो रहा। 6 क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली बुक इन्होंने मुझे दी हुई है और बुक में आज भूल आया हूँ, सो आपको पढ़ना पड़ेगा और मैं ओके सर। आपको ऑप्शन जो है वो कन्वे कर देता हूँ। बोलें ज़रा, क्वेश्चन लेंथी है तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अगर शॉर्ट है तो अभी पूछ लें, कोई बात नहीं। मुझे बता दें ऑप्शन भी और क्वेश्चन बोल दें। सर शॉर्ट ही है। जी, The capital of a business would change as a result of। सर इसका ऑप्शंस दिए हुए ए अ सप्लायर बीइंग पेड बाय चेक, रॉ मटेरियल बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, नॉन करंट एसेट्स बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, वेजेस बीइंग पेड इन कैश। पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यस सर। ये ज़्यादा नॉलेज डिमांड करता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि अभी आपको पता भी नहीं है क्या होंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के बाद ये वाली चीज़ें जो है हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि आपने ओके सर। पूछ लिया है तो मैं आपको बताता जाता हूँ। हर एक्सपेंस जो होता है ना, वो कैपिटल को चेंज कर देता है, कैपिटल को कम कर देता है। देखिए, मैंने अगर 10 लाख रुपए से बिज़नेस शुरू किया है, मैं हर रोज़ वहाँ से मैं वेजेस लोगों को देता जाऊँ, बिजली के बिल देता जाऊँ, कोई कमाई ही ना करूँ, तो क्या होगा? मेरा कैश ख़त्म होता जाएगा। कैश ख़त्म होने का यस सर। मतलब क्या है? मेरा कैपिटल खाया जाएगा, ठीक है। यस सर। तो आई थिंक इसकी जो लास्ट ऑप्शन है कि पेमेंट ऑफ वेजेस जो है ना, वो करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इसके ऊपर अभी थोड़ा नॉलेज बिल्ड होगा अगले 2 चैप्टर में, तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल देन, ठीक है ओके सर, जी। थैंक यू। और जी काशिफ, काशिफ जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट्स। इक्विपमेंट है, ऑप्शन में इन्वेंट्री है, कैश है और ट्रेड रिसीवेबल है। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट्स। हाँ, देखें, अब मैंने हुआ क्या है, मैंने कल आपको नॉन करंट एसेट बता दिए, है ना, जी सर। बताए जी हैं ना। जी सर। तो आप मुझे अगर मैं ये जी क्वेश्चन सर। ऐसे पूछूं कि विच वन इज द नॉन करंट एसेट इन दिस लिस्ट, तो बताएंगे कौन सा होगा? सर इसमें ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, वो इसमें इसने वही नॉन करंट एसेट जो उसने पूछा हुआ है, उसमें इंटेंजिबल्स उसने बताया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन 4 ऑप्शन में से नॉन करंट एसेट कौन सा है, तो यू कैन आइडेंटिफाई कौन सा है? सर जो ट्रेड रिसीवेबल होगा सर वो। क्यों भाई? ट्रेड क्या बताया था कल आपको? नॉन करंट एसेट कि जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, जो अपनी शक्ल बार जी बार ना सर। चेंज करते हो, हैं। तो इनमें ऐसी ऐसी इन सब में से लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाली कौन सी चीज है? बोलो। सर इसमें लॉन्ग टर्म वाली तो इक्विपमेंट भी जो आपके यस पास होगा यस वो यस लॉन्ग टर्म यस, एसेट। दिस इज द राइट आंसर। इक्विपमेंट इज जी द सर, नॉन करंट एसेट। सही। क्योंकि मैंने अगर कंप्यूटर ले लिया, उसने कंप्यूटर ही रहना है,
उसमें कभी आधा कभी पूरा कभी डेढ़ नहीं हो ठीक जाना। है सर। लेकिन रिसीवेबल कम ज्यादा होंगे, कैश कम ज्यादा होगा, इन्वेंट्री स्टॉक मेरा कम ज्यादा होगा, तो वो तीनों करंट एसेट हैं और ये सही। क्या है, ये नॉन करंट एसेट है। अभी हम और बात नॉन करेंगे राइट करंट और नॉन करंट एसेट के ऊपर, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर। एक्चुअली ये राइट क्वेश्चन भी यहाँ मिस फिट है, ये चैप्टर 2 के बाद होना चाहिए था। एनीवेज सही। जी निम्रा। थैंक यू सर। निम्रा सर बस ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन एक बार बता दें। ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन जो प्लीज सर बस एक बार बता दें। जो हो रही हैं, जो बार बार होती हैं, ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन। सैलरीज ऑनगोइंग है, टेलीफोन एक्सपेंस जी ऑनगोइंग है, जो हमने बार बार करनी है ट्रांजैक्शन। माल खरीदना है बेचने के लिए, परचेजेस करनी है, वो बार बार होनी है। सेल बार बार होनी है, तो सेल ऑनगोइंग है, परचेज ऑनगोइंग है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑनगोइंग है, वेजेस ऑनगोइंग है। अंडरस्टैंड? जी सर, ये आपका जी कासम सर्वर। जी भाई कासम सर्वर। सर यहाँ लिखा हुआ द गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। तो सर इसमें परचेजेज आंसर क्यों नहीं हो सकता? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्वेंट्री, परचेजेज, मर्चेंडाइज और ट्रेडेड गुड्स। तो सर आपने हमें बताया था कि जो परचेजेज हैं वो गुड्स खरीदी जाती हैं बेचने के लिए, तो सर हाँ इसमें परचेजेज, तो इसमें कौन सा आंसर टिक किया वो? सर इसमें इसने इन्वेंट्री की है। देखें परचेज जो है ना, इसका आंसर परचेजेस भी है, इसका आंसर इन्वेंट्री भी है। ठीक है, सर मर्चेंडाइज भी हो सकता है फिर। अब देखना ये है कि इन सब में से ये सारी की सारी ऑप्शन सही हैं, आपस की बात है। ये परचेजेस भी कह सकते हैं, इनको इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, इनको हम ट्रेडिंग गुड्स भी कह सकते हैं, इनको हम मर्चेंडाइज भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब में से इन्वेंट्री वो स्पेसिफिक मीनिंग रखती है कि जी माल अभी पड़ा हुआ है बेचने के लिए। ठीक है, माल अभी पड़ा हुआ है बेचने के लिए। ठीक है, तो उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री के पर्टिकुलर मीनिंग है ना कि जी माल खरीद के स्टोर में रख लिया, वो इन्वेंट्री है। तो वो जो सेंटेंस ऊपर लिख रहा है ना कि जी मतलब हम इसको फ्यूचर में बेचने के लिए, तो वो उसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट मैचिंग जो है वो इन्वेंट्री के साथ। ठीक है, अच्छा सर एक और एमसीक्यू है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टुवर्ड्स अनपेड डेब्ट्स ऑफ पार्टनरशिप इज। जी सर अनलिमिटेड इसमें है, ऑप्शन दी, अनलिमिटेड सर लायबिलिटी इसमें है। वो जी बोले। ठीक है, वो सर वो प्राइमरी दिया हुआ था उन्होंने। अनलिमिटेड है ना? ठीक है सर, हाँ वो ऑप्शन नहीं था, ये मैच कर रहा था, इसी हाँ, वजह से उसने क्या पूछा। दिया होगा, उसने प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे करके कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? उसने प्राइमरी दिया सर। प्राइमरी दिया हुआ। ठीक है, प्राइमरी का मतलब होता है भाई वो जिम्मेदार है। ठीक है, वो कल को ये नहीं कह सकता जी मैंने पैसे नहीं देने, उसका घर बार सब कुछ बेच के पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो सर उसमें अनलिमिटेड ऑप्शन भी गिवन है। अनलिमिटेड भी गिवन है। ठीक है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, लेकिन चूंकि पार्टनरशिप के अंदर डायरेक्ट पार्टनर का ताल्लुक होता है, तो इसलिए वो प्राइमरली वो रिस्पॉन्सिबल है। और एक्चुअली अनलिमिटेड जो है ना, वो एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी को मेंशन कर रहा है, और प्राइमरी और सेकेंडरी वो उसका इम्पैक्ट को मेंशन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन की जो वर्डिंग ऐसी, उसने उसका इम्पैक्ट पूछा हुआ है, तो वो इम्पैक्ट प्राइमरी ही है। ठीक है, लेकिन जब हम उसकी एक्सटेंट को डिफाइन करेंगे तो वो फिर लिमिटेड और अनलिमिटेड वाला केस बन जाएगा। ठीक है ठीक है सर। जी। और जी ओके अच्छा जी, लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारा नॉलेज है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन नॉलेज बहुत सारा है, जो कि काफी सारी बातें मैं साथ साथ डिस्कस कर चुका हूं, और काफी सारी बातें जो हैं वो उनको यहाँ पर मैच करेंगे। और आपको याद रहना चाहिए कि हमने वो एक अकाउंटिंग साइकिल बनाया था, गिव एंड टेक, ट्रांजैक्शन, डेबिट क्रेडिट सीखा और जर्नल तक हम पहुंचे हुए। उसकी प्रैक्टिस करनी है, अभी हमने करवाऊंगा प्रैक्टिस। ठीक है, तो उस वहां पर हम जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हमने ऐड किए थे, सेपरेट एंटी कॉन्सेप्ट सीखा, परचेजेस किसे कहते हैं ये आप लोग आज मुझे बता रहे हैं, ये हमने सीखा, ड्राइंग किसे कहते हैं ये सीखा, कैपिटल किसे कहते हैं ये सीखा, उधार ट्रांजैक्शन कैसे डिटरमिन करनी है ये सीखा, कंपाउंड एंट्री क्या है, सिंपल एंट्री क्या है, ये सीखा हमने। तो हम साथ साथ जो कॉन्सेप्ट जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो और ऐड होने वाले हैं। चले जी अगले पेज के ऊपर। ओके
इस चैप्टर का जो क्या कहना चाहिए टाइटल है वो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखें फर्स्ट क्लास। अच्छा, देखें दुनिया के अंदर जो कल भी इसका कहीं जिक्र आया और फिर ज़ाहिर है हमारा वो टॉपिक नहीं था, किसी जगह इररेलेवेंट चीज़ आ जाती है तो वो फिर टॉपिक में उसने पूरी एक्सप्लेनेशन लेनी होती है। अगर वो इररेलेवेंट प्लेस पे आएगी तो मैं उसको सम हो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके आगे निकल जाता हूँ। तो कल इसके ऊपर थोड़ी सी बात हुई है। देखें दुनिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेजरली दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों के अंदर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर को रेगुलेट करती है, उसका नाम है आईफैक। क्या नाम है जी उसका? आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये अदारा बनता कैसे है? इसकी मेंबरशिप है, ये सब लोग इसके मेंबर हैं, ठीक है, ये लोग इसके क्या हैं? मेंबर हैं। दुनिया के मोर देन 50 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ठीक है। कंट्री कैसे मेंबर होता है? क्या वजीर आजम मेंबर होता है? ऐसे नहीं है। ये सारे कंट्रीज हैं, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये यूके है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब इन मुल्कों के अंदर लाइक पाकिस्तान के अंदर आपका इंस्टीट्यूट, मेरा इंस्टीट्यूट आई कैप है, ठीक है। तो दरअसल आई कैप जो होता है, इसी तरह एक और इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड आईसीएम में, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, आईसीएम में भी, ठीक है। ये वाले जो दोनों इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान से, ये आईफैक के मेंबर हैं। और चूंकि ये इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट हैं, इसलिए कहा जाता है जी पाकिस्तान आईफैक का मेंबर है। मेरा ख्याल बात समझ आ गई, ठीक है। तो आईफैक वो बॉडी है जो कि दुनिया के अंदर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर्स को रेगुलेट करती है। इसके मेंबर कौन होते हैं? इसके मेंबर इन इंस्टीट्यूट के जो मेंबर हैं, जैसे पाकिस्तान में आई कैप के मेंबर हैं, जैसे मैं आई कैप का एक मेंबर हूं, ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं आई कैप का मेंबर हूं। तो चूंकि आई कैप आईफैक का मेंबर है, लिहाजा मैं इनडायरेक्टली आईफैक का मेंबर हूं। समझ आइए बात की। दुनिया के अंदर टोटल तकरीबन 2.78 मिलियन 27 लाख लोग जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके मेंबर हैं, जो कि आईफैक के मेंबर हैं। लिहाजा ये जो 27 लाख 28 लाख लोग, वेब पे सर्च कीजिएगा एग्जैक्ट फिगर क्या है, रोज अपडेशन होती है, ठीक है। तो ये जो 27 लाख लोग हैं अप्रोक्सीमेटली, ये इनडायरेक्टली आईफैक के मेंबर हैं, जिनके अंदर एक बंदा मैं भी शामिल हूँ। आपके और टीचर भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो वो भी होंगे, ठीक है। अब आप ये देख लें कि दुनिया की आबादी कितनी है जी? 7 बिलियन है। क्यों भाई? कोरोना ने अद्धी करके छड़ना है, ठीक है। कितनी है? 7 बिलियन, ठीक है। उसमें से 27 लाख लोग सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? प्रोफेशनल अकाउंटेंट। क्या कहते हैं इनको? मतलब मैं क्या हूं? मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूं, ठीक है। आगे फिर जब ऑडिटिंग पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला, जिंदगी रही अगले क्लासों के अंदर, तो फिर बताएंगे कि जी वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है वो इसे क्यों कहते हैं। ओके, तो ये जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है 27 लाख, ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अकाउंटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई ऑडिट फर्म्स में है, कोई कंपनीज में अकाउंटिंग कर रहा है, कोई ऑडिट कर रहा है, कोई किसी जगह सीएफओ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ठीक है। तो जब भी किसी मुल्क के अंदर किसी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं और वो मुल्क, वो कंट्री जो है आईफैक का मेंबर होता है, अब हम फोकस कर रहे हैं लाइक पाकिस्तान है, ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बना रहे हैं। तो क्या होगा कि जब कोई पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो किसी जगह पर किसी कंपनी में अकाउंट्स बना रहा होगा, तो उसने बेसिकली आईफैक के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है।
ये क्या होगा? अच्छा हो गया। अच्छा जी, ये डस्टर है जी हमारा, क्या करें हम? हाँ, अच्छा, ये हमें बड़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जी। ये ले जी, हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अल्टीमेटली अब ये पेन है, ओके। अच्छा जी, तो वो जो CFOs हैं वो क्या हैं? अगर वो पाकिस्तान में किसी कंपनी के CFO हैं तो उन्होंने पाकिस्तानी लॉ को फॉलो करना है। तो ये जो लिखा हुआ है द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका मतलब क्या है कि जी किस फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मुराद अकाउंट्स किस फ्रेमवर्क के, किस लॉ रेगुलेशन के मुताबिक बनते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान जो है वो मेंबर है आईफैक का, तो मेनली जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हैं वही हमारा फ्रेमवर्क है, हमने उनके मुताबिक ही अकाउंट बनाने होते हैं। आपके सिलेबस में एज सच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, सिवाय इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के, वो पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। यानी इन्वेंट्री और नॉन करंट एसेट का स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में बाकी कोई नहीं है, ठीक है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल हमारी जो अकाउंटिंग है वो स्टैंडर्ड बेस्ड अकाउंटिंग है। ये क्या लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर एक्सटर्नल यूजर बाय मेनी एंटिटीज, ठीक है। अब देखें किसी फ्रेमवर्क का एक जैसा होना क्यों जरूरी है? इसलिए कि हम, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बना रहे हैं भाई? यूजर्स के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? यूजर्स के लिए। और अगर यूजर को मैं अपने किसी फ्रेमवर्क के मुताबिक अकाउंट बना के दे दें, मिस्टर ए अपने फ्रेमवर्क के मुताबिक बना के दे दे, बी अपने के मुताबिक दे दे, वो तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैंने फॉलो किसको करना है। पूरी दुनिया के अंदर रेड लाइट हो तो रुकना है। अगर हर मुल्क के अंदर अपना कानून हो तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम आएगी ना, ठीक है। फर्ज करें अपना मैं जाता हूँ जर्मनी, तो वहां अगर कह लें कि येलो सिग्नल पे रुकना हो तो मैं तो रेड के हिसाब से रुक जाऊंगा, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। सो यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए विद इन द कंट्री एंड ऑल अराउंड द मेंबर्स ऑफ आईफैक एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क जो है कम से कम कंट्री की हद तक जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो उन यूजर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, जजमेंट एंड मॉड्यूल्स रादर देन एग्जैक्ट डिसेप्शन। The conceptual framework established the concepts that underlie those estimate, judgment and कहते हैं जी अकाउंटिंग, ये आपको इल्म तो लग रहा है 2 और 2 4 का, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी जो है वो जजमेंट यूज होगी। कई जगहों पे हम पढ़ेंगे आगे जाके, कई जगहों के ऊपर मेरी प्रोफेशनल जजमेंट यूज होगी, कई जगहों के ऊपर एस्टिमेट यूज होगा, ठीक है। तो कहते हैं जब आपने जजमेंट और एस्टिमेट करना हो तो फिर उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये कोई 2 और 2 4 वाला काम नहीं है, ये मैथ नहीं है, ये अकाउंटिंग है, और बहुत सारी जगहों के ऊपर हम जजमेंट यूज करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ओके, लिहाजा कहता है चूंकि जजमेंट यूज होनी है तो इसलिए कोई ऐसा नॉलेज होना चाहिए कांस्टेंट किस्म का जो सबके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करे और सब उससे फिर अपनी जजमेंट कर सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड as applicable in Pakistan. Approved accounting standard comprises of such international financial reporting standard issued by the International Accounting Standard Board. कल मैंने बताया था ना कि आईफैक के नीचे डिफरेंट बोर्ड काम करते हैं, मतलब IAAS भी है, इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, IAS भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, IES भी इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड है। तो उनमें से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसके अंडर जो है वो बेसिकली क्या होता है, ये सारी मामला जो है वो चीज़ें चलती हैं। उसके बनाए हुए स्टैंडर्ड जो हैं उन्हें हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। तो कहता है पाकिस्तान के अंदर अकाउंटिंग नंबर 1 उन स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी, और नंबर 2 इस्लामिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हैं, IAFS भी हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ने अडॉप्ट किए हुए हैं बाय द इंस्टीट्यूट, इशूड बाय द इंस्टीट्यूट, जो वो हमारे इंस्टीट्यूट ने मलेशिया ने इशू किए हुए हैं इस्लामिक स्टैंडर्ड, पाकिस्तान ने अपने इशू किए हुए हैं। ये शरिया के हिसाब से जो लीजेस वीजेस हैं, इजारा वगैरह, उसके हिसाब से जो जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है उसको डील करने के लिए, ज़रा गोरा तो अपने स्टैंडर्ड बनाएगा, तो वो जो इस्लामिक स्टैंडर्ड हैं कुछ जगहों पे वो भी अप्लाई होते हैं। आपका कोई तल्लुक नहीं है फिलहाल उन इस्लामिक स्टैंडर्ड के साथ, आप इस्लामिक हैं लेकिन अभी फिलहाल वो स्टैंडर्ड आपके दूर दूर तक सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एज नोटिफाइड बाय द। और ये स्टैंडर्ड कहाँ नोटिफाई किए हुए हैं? ये कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी कंपनीज इन स्टैंडर्ड के मुताबिक अकाउंट बनाएंगी, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और ये जो इंटरनेशनल इस्लामिक स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके मुताबिक ये रिपोर्टिंग करेंगे।
इन केस रिक्वायरमेंट ऑफ IRS एंड डिफर विद ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिएगा यहाँ जो लिखी हुई है कि इन केस के रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS डिफर विद कंपनीज एक्ट, के कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में और लिखा हुआ है। पहली बात तो है ऐसा बहुत कम होगा, क्योंकि जब IFAC आपको अपना मेंबर बनाता है तो वो पहले आपके लॉ को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मुताबिकत चेक करता है कि नहीं है। अगर आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिकत नहीं है तो कहते भाई सॉरी, हम आपको मेंबर नहीं बनाएंगे। लिहाजा सारे मेंबर जो हैं वो पहले अपने रूल जो है वो बनाते हैं IFRS के मुताबिक और फिर वो मेंबर बनते हैं। लिहाजा ऐसा बहुत कम होगा। लेकिन अगर ऐसा हो, यानी IFRS कुछ और कह रहे हो और कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा हो, 2-3 अगली स्टेजेस पे जाके पढ़ाएंगे आपको, 2-3 ऐसे इशू हैं जिनके ऊपर हमारा डिफरेंस है। द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव ऑफ कंपनीज एक्ट शैल बी एप्लीकेबल प्रिवेल, कहता है फिर उस जगह पे आके आपके लोकल लॉ को प्रिविलेज हासिल है, IFRS को इग्नोर कर देंगे। अंडरस्टैंड? However, since CAF 1 is an introductory subject, therefore requirement of companies act are not discussed। कहता है क्योंकि ये अभी आप बिल्कुल आपको हमने उंगली पकड़ के पीछे लगाया है, CA खेलना शुरू किया है, तो अभी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आपको एक फ्रेमवर्क बता दिया। आगे चलें जी। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाने के? द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सेट्स आउट द कॉन्सेप्ट्स दैट अंडरलाई द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर एक्सटर्नल यूजर। इट्स पर्पस इज कि ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, जैसे मैंने बताया कि हमारा फ्रेमवर्क क्या है, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड इस्लामिक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड बाय ICAP अप्रूव्ड बाय कंपनीज एक्ट, ये हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है? टू असिस्ट IASB इन डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर IFRS एंड इन इट्स रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग IFRS। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव किस चीज का है भला? ये बेसिकली जो हमारा बोर्ड है, द conceptual framework set out the concepts that underlie the preparation and presentation of the its purpose is, purpose क्या है कि जी असिस्ट किया जाए IASB को मुख्तलिफ मुल्कों का जो फ्रेमवर्क है उससे। IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ये इन्फर करता है कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कवानीन कैसे बन रहे हैं। तो IASB की कोशिश ये होती है कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को कवर किया जाए, ऐसे कवानीन बनाए जाएं। टू असिस्ट द IASB इन प्रमोटिंग हार्मोनाइजेशन रेगुलेशन। तो ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है इससे क्या होता है, हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन, हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन के कवानीन का एक जैसा होना, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होती है। ठीक है, ये जो हमने कहा जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूज करते हैं, इससे क्या होता है, एक इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन जो है वो क्रिएट होती है और उसके मुताबिक जो है हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। मतलब वर्ल्ड वाइड इनकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो सेम हो जाती है। टू असिस्ट नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज इन डेवलपिंग नेशनल स्टैंडर्ड, फ्रेमवर्क होता है तो ही हम अपने नेशनल स्टैंडर्ड को उनके मुताबिक बनाते हैं। अगर कोई फ्रेमवर्क ही ना हो तो हमारी जो नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होती हैं वो किस तरह से जो है वो इंटरनेशनल कोई फ्रेमवर्क को फॉलो कर सकती हैं। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक फायदा ये भी है। टू असिस्ट प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अप्लाइंग IFRS। ठीक है, तो जो लोग अकाउंट बनाते हैं, सबसे बड़ा बात कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जी जो अकाउंट बनाने वाले हैं, प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्या करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं। टू असिस्ट ऑडिटर्स इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ऑडिट अभी आपके चूंकि सिलेबस में नहीं है, तो जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो भी बेसिकली यही देखता है क्या कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हुई हैं वो जो भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उस मुल्क के अंदर यूज हो रहा है क्या ये उसके मुताबिक है। इसका मतलब है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक फायदा ये भी है कि ऑडिटर उसके साथ मुताबिकत करके ओपिनियन बनाता है। टू असिस्ट यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेकिंग साउंड इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, दुनिया भर के अंदर जो प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, दुनिया भर के अंदर जो प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनती हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले जो हैं, फैसले करने वाले, उनको देखकर, नॉट बनाने वाले, जिन्होंने फैसले करने होते हैं वो भी फिर जो इंटरनेशनल एप्लीकेबल लॉज के मुताबिक फिर वो अपने फैसले करते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक बनी होती हैं तो उससे जो यूजर हैं उन्हें डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होती है। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन IFRS एंड नथिंग इन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क
override any specific IFRS। कहता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सिर्फ IFRS को नहीं कहते। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जैसे मैंने बताया कि हमारे मुल्क का कानून क्या है, हमारे मुल्क का कानून क्या है, कंपनीज एक्ट। उस वो अलग बात है कि कंपनीज एक्ट के अंदर IFRS भी हैं, इस्लामिक स्टैंडर्ड भी हैं और कुछ कंपनीज एक्ट की गाइडलाइन भी हैं। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो फिर कंपनीज एक्ट हुआ ना, ठीक है। ये IFRS, इस्लामिक स्टैंडर्ड और वो जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट हैं वो अलग-अलग चीजें। इसलिए वो कहता है कि जी सिर्फ IFRS को जो है द कंसेप्ट दिस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन IFRS। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क IFRS नहीं है, IFRS कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का हिस्सा है। ओके, on very rare occasion there may be a conflict between conceptual framework and an IFRS। in those cases the requirement of मैंने भी डिस्कस कर लिया कि कंपनीज एक्ट जो है जहां वो डिफर करेगा वहां पर क्या होगा, वहां आपने वो हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा वो प्रिवेल करेगा, फिर हम स्टैंडर्ड्स को इग्नोर कर देंगे। आगे चलो। अच्छा जी, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का स्कोप क्या है, इसके अंदर क्या क्या कवर हो रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जब हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाई करते हैं तो उससे हमें ये वाले फायदे होते हैं, ये वाले काम उसके अंदर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमें पता चल जाते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के जी कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हों तो वो जो है वो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनती हैं। डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। रिकग्निशन, मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, आर कंस्ट्रक्टेड। मैंने बताया था आपको एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और इक्विटी या कैपिटल, ये क्या है? ये 5 एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। याद है मैंने बताया था इन पांचों से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली जो है वो बननी है। तो ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिनके तहत हम अकाउंट बनाते हैं, जो कि हमारा कंपनीज एक्ट है और उसने आगे IFRS अडॉप्ट किए हुए हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ डेफिनेशन बताई जाती हैं। ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, नॉन करंट एसेट मैंने कल आपको बताया, कैपिटल रेवेन्यू मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ किसने हमें गाइड किया है? ये हमें फ्रेमवर्क ने गाइड किया है। डेफिनेशन, रिकग्निशन कि जी इन्वेंट्री क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, सेल किसे कहते हैं, परचेज किसे कहते हैं, एक्सपेंस क्या है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ये डेफिनेशन जो है ये स्टैंडर्ड्स के अंदर है। और उनको रिकग्नाइज कैसे करना है, कब किसी एक्सपेंस को एक्सपेंस कहना है, कब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कल बात की। तो वो जो क्राइटेरिया है रिकग्निशन का, उसको अकाउंट के अंदर कैपिटलाइजेशन करनी है या नहीं करनी, कल डिस्कस किया कैपिटलाइजेशन, वो रिकग्निशन में आएगा। मेजरमेंट, किस वैल्यू के ऊपर मैंने उसे मेजर करना है, ठीक है। यानी अगर मैंने इन्वेंट्री लेनी है तो उसको किस तरह, कितना इन्वेंट्री को लेना है, ठीक है। मैंने अगर एसेट लेने हैं, मशीनरी लेनी है, तो मशीनरी को मैंने कितनी वैल्यू पे लेना है। अभी तो आपको यही है कि जितने की खरीदी है सर उतने की लेना है, लेकिन नहीं, आगे जाके हमारा ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये देखें, सॉरी नॉट कैपिटल एंड रेवेन्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, ये एक बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये आगे जाके भी डिस्कस होगा कि कंपनीज अपना कैपिटल मेंटेन कैसे करती हैं, वो बताएगा कि किस तरह हम कैपिटल जो है वो मेंटेन करेंगे, वो भी हमें फ्रेमवर्क ने ही बताया है। ऑब्जेक्टिव जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं वो क्या कहते हैं उसको, जनरल पर्पस, और एक होती है स्पेसिफिक पर्पस। जो IFRS का फ्रेमवर्क है या किसी भी कंट्री का जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जैसे हमारा है, और उसके अंदर IFRS भी आ जाते हैं, इस्लामिक स्टैंडर्ड भी आ जाते हैं, वो हमें गाइड करता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो है जो तमाम यूजर यूज करेंगे, जो हमने पहले चैप्टर में यूजर की लिस्ट पढ़ी ना, इन्वेस्टर हैं, गवर्नमेंट है, फलां है, ठीक है, तमाम, वो किसी खास बंदे के लिए नहीं बनाई गई। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी खास बंदे के लिए बनाए जाएं, ठीक है, लाइक जी मैंने इमिग्रेशन करानी है, मुझे कैनेडियन एम्बेसी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें, तो उन्होंने एक अपना फ्रेमवर्क बनाया हुआ कि जी इसके मुताबिक बना के दें, तो वो क्या है, वो स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लेकिन हम जो आपको सिखाएंगे वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाएंगे। तो कहता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है,
The objective general purpose financial is to provide financial information about reporting entity that is useful to existing and potential investor. वही बात आ गई, यूजर को इंफॉर्मेशन देनी. Those decisions involve buying, selling, holding. कहता है उन्होंने कौन से फैसले करने हैं यूजर ने. कहता है जी खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, लोन देना है, नहीं देना, ये सारा कुछ जो है ये दरअसल डिसीजन जो है वो यहाँ से देख के वो लेंगे. In order to make these decisions, the users need information. कहता है जी इंफॉर्मेशन के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए. क्या जी? In order to assess an entity prospects for future net cash inflows, user need information about the resources of the entity. कि entity के पास क्या resources हैं, ये financial statement से पता चलेगा. Claims against the entity, liability. Claim against entity mean liabilities क्या क्या हैं, वो वहाँ से पता चलेगा. How efficiently and effectively the entity management have discharged responsibility. Profit and loss की बात हो रही है भाई, कि जी कितना आपने किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट है. ठीक है, तो लाइक कंपनी की जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस जो है उसको हम क्या करेंगे, उसे एवेल्युएट करेंगे. आगे चलो जी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको पहले दिन ही बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नोट्स टू द अकाउंटेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ ये दो स्टेटमेंट, दैट्स ऑल. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. ठीक है, लेकिन आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखना है ये पांचों के पांचों क्या हैं, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो जो पांच हैं वो भी पांच ही हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और इक्विटी या कैपिटल. वो हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वो क्या हैं, और एलिमेंट्स ऑफ ये क्या हैं, कंपोनेंट्स. अंडरस्टैंड? दोज कंपोनेंट्स नॉट इन सिलेबस आर मेंशन फॉर कंप्लीटनेस ओनली. कहता है जी ये जो आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ कि आपको पूरा सेट का पता चले कि क्या है, इसलिए मेंशन किए गए. द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विल बी डिस्क्राइब्ड इन मोर डिटेल. हमें बोंगी मारी हुई है, हमें भी पता है, आगे जाके ये पढ़ेंगे. ठीक है जी. तो कहता है जी इसको हमने आगे जाके इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. देखें जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर तीन चीजें आनी है. नंबर वन एसेट्स, नंबर टू लायबिलिटीज, एंड नंबर थ्री इक्विटी या कैपिटल. मैं बार बार बता चुका हूं इक्विटी या कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है, लेकिन यहां पर हमने क्या देखना है, जब हम ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो उसके अंदर बाकी लोगों की लायबिलिटीज अलहदा नजर आएंगी, ओनर की लायबिलिटी अलहदा नजर आएगी. आप यूं समझ लें, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बात करने लगा हूं कि यार हम क्या करेंगे, ये अगर दो साइडें हों, इस साइड पर सारे एसेट्स आ जाएंगे, ये सब एसेट आ जाएंगे, इनका टोटल लगा लेंगे. इस साइड पर दो चीजें आएंगी, एक आएगी इक्विटी और एक आएगी लायबिलिटीज. यहाँ इक्विटी आ गई कि ओनर ने कितने, और ये लायबिलिटीज आ जाएंगी सारी, बाकी किन किसके पैसे देने हैं. ये जो दो साइड्स वाली स्टेटमेंट बनेगी, ये हम ऐसे नहीं बनाएंगे जैसे मैंने आपको बना दी है, हम इसको ऊपर नीचे बनाएंगे, ऊपर एसेट, नीचे इक्विटी और लायबिलिटीज. तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं. एसेट क्या है जी, मैं आपको बता चुका हूँ एसेट क्या है. हमने सेग्रीगेट नहीं किया अभी, उसके अंदर भी आधा काम कर लिया कल जब नॉन करंट एसेट बता दिया था. लेकिन एसेट होता क्या है ये मैं बता चुका हूं कि एसेट इज ए रिसोर्स दैट इट कंट्रोल्स और समथिंग दैट इट इज ओन्ड. कि ये कोई ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल होता है या जिसको मैं ओन करता हूं. ठीक है, और वो कुछ चीज फ्यूचर में काम आने वाली होती है, ये ऐसा नहीं होता. दिस इज नॉट अ स्ट्रिक्टली एक्यूरेट डेफिनेशन. देखा जी, मैंने आपको क्या कहा था कि जी हर वो चीज जिसके अंदर फ्यूचर बेनिफिट है वो क्या है, वो एसेट है. तो होते हैं रिसोर्सेज, मेरे पास पैसे हैं पॉकेट में तो वो मेरा रिसोर्स है, मेरे बैंक में पैसे हैं वो मेरा रिसोर्स है, तो जिसको कि हम फ्यूचर में यूज करें. लेकिन कोई ऐसा रिसोर्स, एक्चुअली रिसोर्स उस चीज को कहते ही नहीं है जिसका फ्यूचर बेनिफिट ना हो. ये ग्लासेस मेरा रिसोर्स है क्योंकि इनके अंदर फ्यूचर बेनिफिट है, मैं इनसे देखने का काम लेता हूँ. ये मोबाइल फोन मेरा रिसोर्स है. तो एवरीथिंग which is resource that has future economic benefit also. तो future economic benefit से शायद ज्यादा बेहतर definition हो. आगे चलेंगे. Okay, assets are presented in the statement of financial position under the two main categories.
क्या जी? करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। मैंने कल आपको बताया कि वो एसेट, इसको यार 28 पे कर दो। वो एसेट जो कि लॉन्ग यूजफुल लाइफ रखते हैं, आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द एंटी ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स, उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन करंट एसेट कहेंगे। एग्जांपल्स आर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इक्विपमेंट, आर्म्स, एमुनेशन। बाज लोगों के पास आर्म्स एंड एमुनेशन भी होता है, चौकीदारों के पास, तो वो भी आपका नॉन करंट एसेट होता है। और करंट एसेट क्या है? एसेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन द शॉर्ट टर्म विद इन 12 मंथ। शॉर्ट टर्म, कल मैंने फ्यूचर को डिफाइन किया था ना, फ्यूचर मीन पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो अगर शॉर्ट टर्म में कोई हमें बेनिफिट मिलना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट करंट एसेट। क्या है? अभी आज एक बच्चे ने पूछा, मैंने कहा था ना कि वो क्वेश्चन इस चैप्टर के बाद होना चाहिए। अब समझ आ रही होगी कि जी जो माल मैं बेचने के लिए खरीदता हूँ वो जब तक बिकता नहीं वो मेरा एसेट है, लेकिन कौन सा? नॉन करंट या करंट? करंट, क्योंकि वो अगले 2-4 दिनों में, महीनों में, 2 महीनों में, साल के अंदर अंदर बिक जाना, ये अज्यूम किया जाता है। ठीक है। इसी तरह जो मैंने पैसे लेने हैं, लोगों को उधार दिया और उनसे पैसे लेने, वो मिल जाएंगे यार, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद, 8 महीने, 10 महीने बाद। तो वो क्या है? वो भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट है उसका। मुझे, मैंने किसी को एडवांस दिया हुआ है, मेरे पास कैश है, मैंने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं? मेनली इधर क्या क्या आएगा? इन्वेंट्री आएगी जो खरीदा हुआ माल बेचने के लिए है, कैश आएगा, बैंक बैलेंस आएगा, ठीक है, एडवांस आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये क्या कहलाती हैं? ये हमारा करंट एसेट कहलाती है। ओके, तो नॉन करंट और करंट एसेट भी। लायबिलिटी क्या है भाई? लायबिलिटी मीन कि किसी के पैसे मैंने देने, मैंने किसी से उधार लिया हुआ, ठीक है, इसको हम लायबिलिटी कहते हैं। अब ये लायबिलिटी भी नॉन करंट और करंट होती है। मसलन अगर मैंने किसी के पैसे अगले 12 महीनों के अंदर देने, अगर मैं आज बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैंने अगले 12 महीनों में पैसे किसी के देने हैं तो वो करंट लायबिलिटी कहलाएगा। लेकिन अगर 12 महीने के बाद देने हैं तो वो नॉन करंट लायबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देखिए, आज आपने लोन लिया, वो आपने 6 महीने बाद वापस करना है, तो वो लोन लिया है, वो आपकी लायबिलिटी तो है ना, पैसे वापस करने हैं। वो करंट है या नॉन करंट? क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर वापस करना है, लिहाजा वो करंट लायबिलिटी। और अगर वो लोन 1 साल बाद वापस करना हो, यानी साल गुजरने के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1.5 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो क्या है? वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। समझ आ गई होगी बात की। मैंने आज किसी से परचेज की कोई चीज़ें, उसको मैंने पैसे देने हैं महीने में, 2 महीने में, 10 महीने में, इवन साल के अंदर अंदर देने हैं, तो वो क्या कहलाएगी? करंट लायबिलिटी। और अगर साल के बाद देने हैं तो वो क्या कहलाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज को भी 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये उसने एग्जांपल इसकी भी दी हुई है। ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है? कि जब मैं वो माल उधार खरीदूं जो मैंने बेचना है, तो उन सप्लायर जिन्हें हम कहते हैं, उनसे मैं खरीदता हूं, तो मैंने उन्हें पैसे देने होते हैं, तो वो क्या है? वो मेरी लायबिलिटी है। एक्रूड एक्सपेंसेस, मसलन मैंने बिजली का बिल देना है, आजकल सब लोगों ने बिजली का, टेलीफोन का बिल देना है, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से कोई जमा नहीं करा सका, तो वो बिल कहा जाएगा मेरी लायबिलिटी है। ठीक है। बैंक लोन, बैंक लोन भी लायबिलिटी है, लेकिन ये डिसीजन करना है कि ये लोन मैंने अगले 12 महीनों में वापस करना है या उसके बाद करना है। अगर अगले 12 महीनों में वापस करना है तो ये करंट लोन है, करंट लायबिलिटी है, और अगर अगले 12 महीनों के बाद वापस करना है तो ये क्या है? ये नॉन करंट लायबिलिटी है। आगे चलेंगे। इक्विटी, जेंटलमैन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इक्विटी क्या होती है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो पैसा होता है जो कि बिजनेस में, जिससे बिजनेस शुरू किया जाता है या बिजनेस में डाला जाता है। ठीक है, पहले दिन ये कैपिटल होता है। अब कैपिटल मेरा 2 जगह यूज होता है। एक से तो मैं नॉन करंट एसेट बना लेता हूँ, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट लगा लिया, और बाकी से मैंने स्टॉक खरीद लिए, कुछ पैसे अपने पास रख लिए कि भाई अगले एकदम ही तो स्विच बटन नहीं ना ऑन करना कि जी पैसे आने शुरू हो जाएंगे, सेल कुछ टाइम लगेगा। तो कुछ पैसे मेरे पास होंगे, ठीक है, और कुछ पैसे मैं इन नॉन करंट एसेट में लगा दूंगा। तो मेरा टोटल कैपिटल जो है वो इस तरह बिजनेस में लग गया। अब जब साल खत्म होगा तो मुझे कोई प्रॉफिट या लॉस होगा। वो प्रॉफिट या लॉस के ऊपर किसका हक है? मेरा है। सब लोगों को पैसे दे दिए, जिनसे खरीदारी की थी उनको उनके दे दिए, बिजली के बिल दे दिए, एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, बैंकों को लोन वापस कर दिए, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। अब अगर कुछ बचता है तो वो किसका है? वो ओनर का है। लिहाजा ओनर क्या करेगा?
अगर उसे बिजनेस के अंदर ही रखता है तो ये जो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बजाय ये कि वो पैसे निकाल ले और फिर डाल दे। ऐसे है ना कि जी प्रॉफिट हुआ वो मैं निकाल लेता हूँ, फिर जरूरत पड़ी फिर डाल दिया। तो वो पैसे हम रखते ही बिजनेस के अंदर है, कुछ निकाल लेते हैं कुछ बिजनेस के अंदर रखते हैं। तो वो जब कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऐड होता है या खुदा ना खास्ता लॉस हो तो वो लेस होता है, तो हमारा कैपिटल जो है वो इक्विटी बन जाता है। कैपिटल क्या बन जाता है? इक्विटी बन जाता है। कैपिटल क्या बन जाएगा? इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द बिजनेस दैट ब्रिंग्स टू द ओनर और ओनर्स आफ्टर द लायबिलिटीज हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट्स। बिजनेस के पास जो कुछ है वो किसका है? या ओनर का है या बाहर वालों लोगों का, अगर उनसे उधार लिया हुआ। ऐसे है ना, अगर मेरे बिजनेस के अंदर 1000 रुपया लगा हुआ है, अब 1000 रुपया क्या हो सकता है? इसमें 800 रुपया मैंने लगाया है और 200 रुपया मैंने लोगों से उधार लिया या लोन लिया हुआ है। तो ये 800 रुपया जो है ये क्या है? इक्विटी है। ठीक है, यही उसने नीचे लिखा हुआ है, ये देखें, एसेट 1000 के माइनस लायबिलिटी 200 की इज इक्वल टू 800 इक्विटी कहलाएगी। ठीक है, एक कॉलेज है ना हमारा, इसके एसेट्स हैं, इसकी एक वैल्यू है। अगर आज इन एसेट्स की वैल्यू में से जो मैंने बाहर के लोगों के पैसे देने हैं अपने अलावा, पार्टनर ने अपने जो लेने उसके अलावा बाहर के लोगों की लायबिलिटी निकाल दी जाए, तो बाकी जो कुछ बचेगा वो क्या होगा? वो बेसिकली इक्विटी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? इक्विटी कहलाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला सा यहाँ लिखा हुआ है, ये ऐसे कह लें इसको या इसको ऐसे कह लें, इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। ये जब इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात होनी है, पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर है। ठीक है, लेकिन वहां तक जब पहुंचेंगे तो हमारा नॉलेज और सॉलिड हो चुका होगा। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज ए डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक्चुअली जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो दरअसल इस अकाउंटिंग इक्वेशन का एक डिटेल्ड वर्जन होता है। वो कैसे होता है, जब वहां पहुंचेंगे करेंगे ये पता चल जाएगा। ठीक है, आप यूं कह लें कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की शॉर्टेस्ट फॉर्म है। इसकी डिटेल्ड फॉर्म क्या होती है? वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है। मैंने क्या बताया आपको कि उसके अंदर एसेट होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं और इक्विटी होती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में या डिटेल फॉर्म में, उसका फॉर्मेट हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लो जी, अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ज़िंदगी रखे अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर इंशाल्लाह अल्लाह अपनी ज़मान में रखे, मंडे को इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। एनी क्वेश्चन जी? थोड़ा पढ़ने वाला काम है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक अकाउंटिंग है और आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जी ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने लायबिलिटी वाला दिखाया कि हम किसी भी बैंक से कोई लोन वगैरह ले लेते हैं जी। तो सर कुछ बैंक्स होते हैं जिनके मसलन के डेली बेस पे हमने देने होते हैं कि कितने दिन हमने कोई भी पैसे इस्तेमाल किए हैं, जैसे ज़राई कॉर्पोरेशन बैंक है वो करंट लायबिलिटी है। सर मसलन को वो हम चाहे वो 5 साल यूज करें चाहे 10 साल करें, लेकिन वो डेली बेस पर हमें लगते हैं मसलन वो कितने हर दिन हमने वक्त एडजस्ट हो रहा होता है। वो यस सर। लोन किसी फिक्स टर्म के लिए नहीं है, वो आपको अमाउंट फिक्स टर्म के लिए होनी चाहिए कि जी 5 साल के लिए 10 लाख लिया हुआ है, फिर तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है। लेकिन अगर वो कभी आप पैसे जमा करा दें वो कम हो जाता है, पैसे निकलवा लें यस वो सर। बढ़ जाता है, ऐसा ही होता है, तो वो करंट लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है सर, थैंक यू। और जी? जी वासिक। हम लोगों के पैसे सर, ये जो हम लोगों के पैसे सर वापस करते हैं, जी उसके भाई। अलावा सर जो बचता है वो इक्विटी होता है कि सर, जो जितने हमारे एक्सपेंस वगैरह निकाल के जो बचते हैं नहीं वो नहीं, इक्विटी? एक्सपेंस वगैरह निकाल के, खर्चे निकाल के, सेल में से खर्चे खुर्चे निकाल के जो बचेगा उसे कैपिटल में ऐड कर दें, और अगर नुकसान हुआ तो कैपिटल में से लेस कर दें, तो वो जो बाकी चीज ठीक हो, बचेगी वो इक्विटी कहलाती है। ठीक हो, आगे थैंक और यू। बात होगी उसके ऊपर इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे हम लोग। थैंक यू।